भारत के संवैधानिक विकास की कड़ी में जो इंडियन पॉलिटी का हम लोग सीरीज शुरू किए हैं, इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है चार्टर एक्ट 1853 का। इस एक्ट का हम लोग साइलेंट फीचर देखेंगे और उसमें जितने भी फैक्ट हैं उनके पीछे का स्टोरी भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये एक्ट लाया क्यों गया और इसका आगे क्या प्रभाव पड़ा भारत के संविधान के विकास में। तो शुरुआत करते हैं हम लोग वीडियो। यहाँ पे एक फैक्ट आप लोग ध्यान रखिएगा कि 1793 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियमों की जो श्रृंखला चली आ रही थी उसमें ये अंतिम अधिनियम था। इसके बाद क्या होगा कि ये कंपनी का शासन ही समाप्त कर दिया जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं 1857 में एक बहुत बड़ा विद्रोह होता है भारत में, और जिसके कारण यहाँ पे कंपनी जो अभी तक ट्रस्टी बन के ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश सरकार के बिहाफ पर यहाँ पे जो प्रशासन चला रही थी, अब उसको एकदम बिल्कुल हटा दिया जाएगा। यानी कंपनी अभी तक बिचौलिया था, अब उसको हटा दिया जाएगा। अब यहाँ पे सीधे ब्रिटिश संसद के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा यहाँ पे भारत का शासन चलाया जाएगा। तो जब तक कंपनी का शासन चल रहा था तो जो एक्ट पास होता था ब्रिटिश संसद में उसको चार्टर एक्ट बोला जाता था। उसके बाद जो है वो एक अलग कहानी है, वो हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग इसके सभी फैक्ट्स को देखते हैं। तो संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम था, कोई डाउट नहीं है। इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं 1853 का ये जो चार्टर एक्ट है। एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट, इस चार्टर ने कार्यपालिका तथा विधायी शक्तियों को पृथक करने का एक निश्चित कदम उठाया। अभी तक क्या था कि गवर्नर जनरल एक होता था और उसकी एक परिषद होती थी जिसमें कुछ सदस्य होते थे। ये सदस्य बीच में हमने बताया था कि शुरू में 4 लिया गया, फिर 3 हुआ, फिर उसके बाद एक और विधि सदस्य इसमें लाया गया, चौथा मैकाले को। तो अभी तक जो प्रक्रिया चल रही थी, यही लोग मिल के शासन प्रशासन चलाते थे, यही नियम कानून भी बनाते थे और यही उस कानून को लागू भी करते थे। यानी विधायिका की भी शक्ति इन्हीं में निहित थी और कार्यपालिका की भी शक्ति इन्हीं में निहित थी। अभी क्या किया गया, इस चार्टर एक्ट के द्वारा इसने एक जो है कार्यपालिका अलग और विधायिका अलग करने की कोशिश की। यानी जो ये जो गवर्नर जनरल की ये जो एक परिषद है, काउंसिल है, अब इसी में देखिए किस प्रकार से जो है चीज़ों को अलग सेपरेट किया जाएगा कि विधायी वाला जो पावर है वो अलग तरीके से और जो कार्यपालिका वाला जो पावर है वो अलग तरीके से यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये एक अलग से भारतवर्ष के लिए एक अलग से विधान परिषद की स्थापना की गई, जिसे भारतीय केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। परिषद की इस शाखा ने छोटी संसद की तरह कार्य किया। यानी ये जो एक विधान परिषद बनाया जाएगा, ये एक तरह से छोटे संसद की तरह कार्य करेगा, क्योंकि इसमें वही प्रक्रिया अपनाई जाती थी जो किसी कानून को बनाने में, पारित करने में ब्रिटेन की संसद जो प्रक्रिया अपनाती थी वही प्रक्रिया इसमें भी फॉलो किया जाता था। ये बात अलग है कि इसमें सदस्य काफ़ी सीमित थे, फिर भी प्रक्रिया वही थी। तो ये एक प्रकार से विधायी संसद एक छोटे संसद की तरह काम किया। तो एक क्वेश्चन आता है कि किस एक्ट के द्वारा भारत में जो है विधायी और कार्यपालक जो पावर है उनको अलग किया गया, या जो है एक छोटे संसद का प्रावधान किया गया। तो वो यही एक्ट है 1853 का। अब ये जो विधान परिषद होता था इसमें 12 सदस्य होते थे। इनमें कमांडर इन चीफ, गवर्नर जनरल के 4 सदस्य, अभी मैंने बताया ना जो उनके 4 सदस्य थे प्लस एक गवर्नर जनरल, ये भी होते थे। और इसके अलावा 6 सभासद विधान परिषद के सदस्य होते थे। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान दीजिएगा। मतलब ये जो अन्य 6 सदस्य हैं इनका चुनाव, ये जो अन्य 6 सदस्यों में बंगाल के मुख्य न्यायाधीश, कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट का एक न्यायाधीश और बंगाल, मद्रास, बंबई, आगरा, ये जो 4 प्रांत हैं इनके प्रतिनिधि शामिल थे। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, जो चीज़ें अभी तक बिल्कुल केंद्रित थी, अभी 1833 के हम लोग चार्टर एक्ट में देखे थे कि जो भारत का गवर्नर जनरल था उसी में सभी शक्तियां निहित थी। पर अभी क्या हुआ, जब उसका एक विधायी परिषद अलग किया गया विधान बनाने के लिए, तो उसमें क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का भी प्रावधान किया गया। यानी जैसे संसद में जो है कई क्षेत्रों से
जो वहाँ के सांसद चुन के आते हैं, वैसे ही अब गवर्नर जनरल का जो विधान परिषद था जिसमें कानून बनना था, जो छोटे संसद की तरह कार्य करता था, उसमें ये 4 प्रांतों के भी प्रतिनिधि शामिल हुए थे। इसीलिए इस एक्ट में बोला जाता है कि इस एक्ट ने भारतीय विधान परिषद में सबसे पहले सर्वप्रथम क्षेत्रीय यानी स्थानीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत पारित किया कि जो कानून बनाने की प्रक्रिया है उसमें स्थानीय प्रतिनिधित्व यानी जो प्रांत हैं उनको भी प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। जैसे आज के समय में राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है राज्यसभा में कानून मेकिंग की प्रक्रिया में। यहाँ पे अब आगे है जो गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव, यही मैंने बताया कि बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था, यानी क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व भी मिल गया। ये केवल विधान परिषद के लिए है, यानी जो एक छोटी संसद बनाई गई है विधान परिषद जिसमें केवल नियम कानून बनाए जाएंगे, केवल उसके लिए ये प्रतिनिधित्व है, कार्यपालिका के लिए नहीं। जो कार्यकारी परिषद है वो अभी भी गवर्नर जनरल का उसी प्रकार से चलेगा जो पहले चलता आ रहा था। नेक्स्ट है कि विधान परिषद द्वारा पारित विधेयकों को गवर्नर जनरल वीटो कर सकता था। ठीक है, यानी विधान परिषद मान लीजिए कोई विधेयक ला दिया, गवर्नर जनरल को वो पसंद नहीं है तो गवर्नर जनरल उस पर वीटो करेगा, यानी उस कानून को रोक देगा। ठीक है, नेक्स्ट है विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का पूरे सदस्य बना दिया गया। तो जो विधि सदस्य थे, जो सबसे पहले विधि सदस्य कौन थे, लॉर्ड मैकाले, उसके बाद हो सकता है कोई और भी आया हो, तो उनको कार्यपालिका का, यहाँ पे देखिए कार्यपालिका का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। विधान परिषद का नहीं, उसमें तो रहेंगे ही ये लोग भी। नेक्स्ट है कि 1853 के अधिनियम ने ही सर्वप्रथम संपूर्ण भारत के लिए एक विधान मंडल ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना की। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये एग्जाम के लिए, वनडे एग्जाम के लिए। इस अधिनियम ने कंपनी डायरेक्टरों से नियुक्ति संबंधी अधिकार वापस ले लिया, जिससे डायरेक्टरों का संरक्षण भी समाप्त हो गया। अभी आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि 1833 का जो एक्ट था उसमें एक प्रावधान किया गया था कि भारत में सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। तो ये जो डायरेक्टर्स थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कंपनी के मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स होते थे, उनकी कमेटी, इन लोगों ने वहाँ पे प्रॉब्लम खड़ा कर दिया कि नहीं, ये अधिकार हमारे पास ही होना चाहिए, ये खुली प्रतियोगिता नहीं आयोजित होनी चाहिए। पर इस एक्ट के द्वारा इसमें इनका अधिकार समाप्त कर लिया गया और इनकी कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है डायरेक्टर्स की। फिर नेक्स्ट जो यहाँ पे टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इसने सिविल सेवकों के भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता का व्यवस्था का शुभारंभ किया। इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी ये सेवा खोल दी गई। इसके लिए 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में एक मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है। भारतीय सिविल सेवा के संबंध में जो सबसे पहली कमेटी बनाई गई थी मैकाले समिति, वो 1854 में बनाई गई थी, 1853 के एक्ट के बाद। 1833 में केवल खुली प्रतियोगिता का प्रावधान किया गया था, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण वापस ले लिया गया था। पर यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कहानी खत्म कर दी गई और उसके बाद ये डेवलपमेंट आगे चलता है कि अब खुली प्रतियोगिता होगी। नेक्स्ट है आगे जो इसमें पॉइंट्स हैं कि इसने कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया और भारतीय क्षेत्रों को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया, लेकिन पूर्व अधिनियमों के विपरीत इसमें किसी निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया गया। अब देखिए किस प्रकार से कंपनी का एक प्रकार से अधिग्रहण किया गया ब्रिटिश संसद के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा, कि 1833 के एक्ट में अभी जितने भी एक्ट आते थे उनमें 20-20 साल का प्रावधान किया जाता था कि चलो 20 साल तक तुम जो है काम धाम आगे बढ़ाओ, हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। पर यहाँ पे स्थिति ऐसी आ गई थी कि अब जो है ये हो गया था कि नहीं, अब कंपनी का काम खत्म, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का भी काम खत्म कर दिया गया। यानी अब किसी भी समय ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश जो संसद है, वो भारत के प्रशासन को अपने अधीन ले सकती थी। यानी किसी प्रकार का ये वादा नहीं किया गया कि आपको कितने साल का एक्सटेंशन या टेन्योर दिया जा रहा है। यही कारण है कि 1853 के बाद जैसे ही 1857 में क्रांति होती है, तुरंत ये कंपनी का शासन खत्म कर दिया जाता है, क्योंकि टेन्योर का कोई शर्त था नहीं। टेन्योर का शर्त होता तो प्रॉब्लम होता। इसी समय तुरंत वहाँ पे 1857 के बाद जो है कंपनी का शासन खत्म करके 1858 से एक नया कानून पारित करके पूरा का पूरा भारत का प्रशासन ब्रिटिश ताज के तहत कर दिया गया। तो ये था हमारा 1853 का
ये जो है अधिनियम जो हम पढ़ रहे थे 1853 का चार्टर एक्ट और इसके प्रावधान। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे जो टॉपिक, वो अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।